डॉक्टर साहब प्लीज। इसे बाहर निकालो। कितनी बार कहा है कि यहां भीड़ मत लगाया करो। और सफाई का क्या हाल है? बदबू आ रही है यहां। रात के 2 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन जिला अस्पताल के गलियारे इंसानी सिसकियों और कड़वी दवाइयों की गंध से भारी थे। अस्पताल की पीली रोशनी वाली ट्यूबलाइटें रुक रुक कर झपक रही थीं, जैसे इस सिस्टम की सांसें भी उखड़ रही हों। इसी अंधेरे और रोशनी के बीच एक नीले रंग के साधारण सूटी सूट में महिला तेजी से इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, आंखों में थकान थी, लेकिन चाल में एक ऐसी दृढ़ता थी जो आमतौर पर उस माहौल में फंसी लाचार औरतों में नहीं दिखती। ये अनन्या थी। शहर के लोग उसे एसपी अनन्या सिंह के नाम से जानते थे। एक ऐसी अफसर जिसके नाम से अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन आज वो अपनी वर्दी घर के संदूक में रखकर आई थी। उसके हाथ में एक छोटी सी प्लास्टिक की फाइल थी और बगल में उसकी पड़ोस की रहने वाली बूढ़ी काकी, जो अपनी पोती की तेज बुखार से तपती देह को बाहों में समेटे रो रही थी। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, रो मत काकी, अभी डॉक्टर साहब देख लेंगे। उसकी आवाज में वो कड़कपन नहीं था जो परेड ग्राउंड में गूंजता था, बल्कि एक ऐसी ममता थी जो केवल एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। वार्ड के अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। बेड कम थे और मरीज ज्यादा। फर्श पर बिछी चादरों पर लोग लेटे हुए थे। तभी अनन्या की नजर काउंटर पर बैठे एक वार्ड बॉय पर पड़ी, जो आराम से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। पास ही एक बेंच पर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए चिल्ला रही थी, साहब इसे देख लीजिए, सांस नहीं आ रही इसे। वार्ड बॉय ने बिना सिर उठाए चिढ़कर कहा, अरे चिल्लाओ मत, डॉक्टर साहब अभी बिजी हैं, बाहर जाकर इंतजार करो। अनन्या चुपचाप सब देख रही थी। उसने देखा कि कैसे सिस्टम की जड़ता गरीबों की उम्मीदों को कुचल रही थी। वो धीरे से काउंटर के पास गई और शालीनता से बोली, भाई साहब इस बच्ची को बहुत तेज बुखार है। हाँ बताइए क्या हुआ? क्या डॉक्टर इसे एक बार देख सकते हैं? इसकी हालत बिगड़ रही है। वार्ड बॉय ने अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, पैरों में चप्पल और हाथ में मामूली फाइल। उसने अनन्या को एक आम घरेलू महिला समझ लिया। उसने तिरस्कार से कहा, तुम लोग समझती क्यों नहीं? डॉक्टर खन्ना साहब राउंड पर हैं, जब आएंगे तब देखेंगे, तब तक वहां कोने में बैठो। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। वो चाहती तो अभी अपना आईडी कार्ड निकाल सकती थी, लेकिन वो देखना चाहती थी कि इस सफेद कोट के पीछे छिपी इंसानियत कितनी मर चुकी है। वो काकी के पास जाकर बैठ गई। काकी की पोती, छोटी सी गुड़िया, बेहोशी की हालत में थी। अनन्या ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। वो आग की तरह तप रहा था। तभी गलियाले में भारी जूतों की आहट गूंजी। 2 वार्ड बॉय और एक नर्स के साथ एक डॉक्टर तेज चाल में चले आ रहे थे। चेहरे पर अहंकार की ऐसी परत थी जैसे वो भगवान का कोई विशेष दूत हो। ये डॉक्टर खन्ना थे, जिले के सबसे वरिष्ठ सर्जन, लेकिन उनकी ख्याति उनके इलाज से ज्यादा उनके वीआईपी कल्चर और घमंड के लिए थी। जैसे ही डॉक्टर खन्ना इमरजेंसी के पास पहुंचे, वो मां जिसने अपने बच्चे को गोद में लिया था उनके पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब मेरे लाल को बचा लीजिए, इसे सांस नहीं आ रही। डॉक्टर खन्ना ने घृणा से अपने पैर पीछे खींच लिए, जैसे उस गरीब औरत के छूने से उनका कीमती सूट गंदा हो जाएगा। उन्होंने वार्ड बॉय को झिड़कते हुए कहा, इसे बाहर निकालो। कितनी बार कहा है कि यहां भीड़ मत लगाया करो। और सफाई का क्या हाल है? बदबू आ रही है यहां। अनन्या की मुट्ठियां खिंच गईं। उसने देखा कि डॉक्टर को मरीज की जान की नहीं, अपनी नाक के पास आने वाली बदबू की फिक्र थी। अनन्या आगे बढ़ी और डॉक्टर के सामने जाके खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब एक सर्द चमक थी। डॉक्टर साहब, सफाई और बदबू बाद में देख लीजिएगा, पहले इस बच्ची को देख लीजिए, ये पिछले 2 घंटे से तड़प रही है। अनन्या ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। डॉक्टर खन्ना रुक गए। उन्होंने अपनी ऐनक ठीक की और अनन्या को ऐसे देखा जैसे कोई हाथी किसी चींटी को देखता है। तुम कौन हो मुझे सिखाने वाली? जानती हो किससे बात कर रही हो? मैं यहां का हेड हूं। अनन्या बिल्कुल नहीं डिगी। आप जो भी हों, पहले आप एक डॉक्टर हैं। आपकी शपथ मरीज की जान बचाने की थी, सूट की सफाई बचाने की नहीं। पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। वार्ड बॉय और नर्सों की सांसें थम गई। किसी ने आज तक डॉक्टर खन्ना से इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। डॉक्टर खन्ना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने पास खड़े वार्ड बॉय का हाथ पकड़ा और अनन्या की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाए, इस औरत को बाहर फेंको,
ये यहाँ हंगामा कर रही है और प्रशासन के काम में बाधा डाल रही है। और सुनो, पुलिस को फोन करो, इसे आज जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, वो खुद ब खुद आ जाएगी। डॉक्टर खन्ना आपा खो बैठे। उन्होंने हाथ उठाकर अनन्या को धक्का देने की कोशिश की और चीखे, तेरी इतनी औकात, एक मामूली भिखारिन की तरह यहां आई है और मुझे कानून सिखा रही है। गार्ड, धक्का मारकर निकालो उसे बाहर। जैसे ही गार्ड आगे बढ़ा, अनन्या ने अपनी फाइल से एक छोटा सा वायरलेस सेट निकाला और उसे ऑन किया। पूरे वार्ड में एक घरघराहट गूंजी और फिर एक साफ आवाज आई, हम गेट पर तैनात हैं, क्या आदेश है? वार्ड में सन्नाटा और गहरा हो गया। डॉक्टर खन्ना का हाथ हवा में ही रुक गया। अनन्या ने वायरलेस पर अपनी नजरें डॉक्टर की आंखों में गड़ाते हुए कहा, पूरी फोर्स को अंदर भेजो और जिला मजिस्ट्रेट डीएम को मैसेज करो, अस्पताल में ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है। अगले ही पल अस्पताल के बाहर सायरन की गूंज सुनाई दी। दर्जनों पुलिस गाड़ियां धूल उड़ाती हुई अस्पताल के पोर्टिको में आकर रुकीं। डॉक्टर खन्ना के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। उनका वो घमंड, वो रुतबा उस एक वायरलेस की आवाज के नीचे दबकर चकनाचूर होने लगा था। अनन्या ने अपना दुपट्टा ठीक किया और शांत स्वर में कहा, डॉक्टर खन्ना, आपने आज न सिर्फ एक अफसर का अपमान किया है, बल्कि उस गरिमा का भी कत्ल किया है जो इस सफेद कोट के साथ आती है। अब आप यहाँ मरीजों का नहीं, अपना भविष्य तय होने का इंतजार कीजिए। अस्पताल के उस वार्ड में जैसे समय ठहर गया था। सायरन की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी और डॉक्टर खन्ना का उठा हुआ हाथ हवा में ही जम गया था, जैसे किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। अनन्या के हाथ में चमकता हुआ वो वायरलेस सेट और उसकी आंखों में छिपी वो फौलादी चमक डॉक्टर खन्ना के अहंकार को चीरने के लिए काफी थी। उनके पीछे खड़े गार्ड और वार्ड बॉय, जो कुछ पल पहले तक अनन्या को धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए तैयार थे, अब ऐसे पीछे हट गए जैसे किसी जलते हुए अंगारे को छू लिया हो। मैडम, आप यहाँ? डॉक्टर खन्ना की आवाज उनके गले में ही फंस गई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं और चेहरे की वो लालिमा जो कुछ देर पहले तक गुस्से की थी, अब डर में तब्दील हो चुकी थी। उन्होंने हकलाते हुए अपनी सफाई देनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे लगा कोई आम औरत हंगामा कर रही है। अनन्या ने एक ठंडी और पैनी नजर उन पर डाली। गलती तब होती है डॉक्टर साहब जब कोई अनजान भूल हो जाए, लेकिन आपका अपराध गलती नहीं, आपकी आदत बन चुका है। उसकी आवाज पूरे वार्ड में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। आपने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि उस हर गरीब मां का अपमान किया है जो अपने बच्चे की जान की भीख मांगने आपके पास आती है। आपने सफेद कोट की मर्यादा को पैसों और वीआईपी कल्चर के नीचे कुचल दिया है। तभी अस्पताल के गेट से भारी जूतों की आवाज आई और एएसपी राजेश अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अनन्या को देखते ही पूरी ताकत से सल्यूट किया। मैडम, पूरा अस्पताल घेर लिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट भी रास्ते में है। अनन्या ने एएसपी की ओर देखा और कड़क आवाज में आदेश दिया, राजेश, सबसे पहले डॉक्टर खन्ना और इस वार्ड बॉय को हिरासत में लो और इस अस्पताल के पिछले 1 महीने के रिकॉर्ड्स, दवाइयों का स्टॉक और वीआईपी रूम्स की लिस्ट अभी सील करो। मुझे संदेह है कि यहाँ केवल इलाज में लापरवाही नहीं, बल्कि कुछ और भी काला चल रहा है। डॉक्टर खन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन पर गिर पड़े और अनन्या के पैर पकड़ने की कोशिश करने लगे। मैडम, रहम कीजिए, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अनन्या ने घृणा से अपने पैर पीछे हटा लिए। जब आप उस मां के बच्चे को बिना इलाज के बाहर फेंक रहे थे, तब आपको उसके बच्चों की फिक्र नहीं हुई? जब आप रिश्वत के लिए बेड खाली होने के बावजूद मना कर रहे थे, तब आपकी इंसानियत कहां सो गई थी? उसने गार्ड्स की ओर इशारा किया और डॉक्टर खन्ना को वहीं सबके सामने हथकड़ी लगा दी गई। कल तक जो आदमी इस अस्पताल का बेताज बादशाह बना फिरता था, आज वो एक मामूली मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ा था। अनन्या वहीं नहीं रुकी। वो सीधे उस कोने में गई जहां काकी अपनी पोती को लेकर बैठी थी। उसने बच्ची के माथे को छुआ और नर्स की ओर देखा, जो अब डर के मारे कांप रही थी। इस बच्ची को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करो। अगर इसे कुछ भी हुआ तो याद रखना, इस अस्पताल का कोई भी कर्मचारी सलाखों के बाहर नहीं बचेगा। अनन्या की आवाज में ममता और अधिकार का एक अद्भुत संगम था। नर्सें और जूनियर डॉक्टर तुरंत हरकत में आ गए। जिस बच्ची को 2 घंटे से कोई देखने वाला नहीं था, उसे अब सबसे बेहतरीन इलाज मिलने लगा था। वार्ड में मौजूद अन्य मरीजों की आंखों में भी एक उम्मीद की चमक जागी। उन्हें लगा कि शायद आज पहली बार इंसाफ उनके दरवाजे पर आया है।
एएसपी राजेश फाइलें लेकर आए। मैडम, प्राथमिक जांच में पता चला है कि सरकारी दवाइयों का एक बड़ा हिस्सा बाहर की प्राइवेट दुकानों पर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है और डॉक्टर खन्ना का सीधा संबंध शहर की रसूखदार बिल्डर और स्थानीय नेता विधायक सूरज भान से है। अनन्या की आंखें शून्य में टिक गईं। उसे याद आया कि विधायक सूरज भान वही व्यक्ति है जिसने जिले के हर सरकारी टेंडर में अपनी पकड़ बना रखी थी। ये केवल एक डॉक्टर के घमंड की कहानी नहीं थी, बल्कि एक गहरे भ्रष्टाचार के जाल की शुरुआत थी। तभी अनन्या के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर विधायक सूरज भान का नाम चमक रहा था। अनन्या ने फोन उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से एक भारी और रौबदार आवाज आई। एसपी साहिबा, सुना है आप अस्पताल में बहुत सफाई अभियान चला रही हैं। डॉक्टर खन्ना मेरे खास आदमी हैं, उन्हें छोड़ दीजिए और मामला यहीं रफा दफा कर दीजिए। याद रखिए, तबादला बहुत दूर की चीज है। मैं आपकी वर्दी पर लगे सितारे भी छिनवा सकता हूं। पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। पुलिसकर्मी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विधायक की धमकी हवा में एक नया तनाव घोल रही थी। लेकिन अनन्या के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। उसने शांत लेकिन फौलादी आवाज में जवाब दिया, विधायक जी, आपकी शक्ति का अंदाजा मुझे है, लेकिन शायद आपको कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है। डॉक्टर खन्ना अब मेरे अपराधी हैं और आपकी ये धमकी अब इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपको अपनी राजनीति बचानी है तो अगली सुबह का सूरज देखने से पहले अपने वकीलों को तैयार रखिएगा, क्योंकि अस्पताल की इस रात का हिसाब अब अदालत में होगा। अनन्या ने फोन काट दिया और एएसपी राजेश की तरफ मुड़ी। राजेश, विधायक के फार्म हाउस और दवाइयों के गोदामों पर छापेमारी के आदेश जारी करो। हम इस भ्रष्टाचार की जड़ तक जाएंगे। उसी समय अस्पताल के गलियारे में जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहिबा का आगमन हुआ। अनन्या ने उनकी ओर देखा। दोनों महिला अफसरों की आंखों में एक ही संकल्प था, सिस्टम की इस गंदगी को साफ करना। अस्पताल की वो रात अब केवल एक डॉक्टर के अहंकार के टूटने की रात नहीं थी, बल्कि जिले के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के गिरोह के खात्मे की शुरुआत बन चुकी थी। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन अनन्या की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो जानती थी कि सुबह होते ही युद्ध और भी बड़ा होने वाला है, लेकिन उसे अपनी वर्दी और सच्चाई पर पूरा भरोसा था। अस्पताल की उस सफेद गलियारे में सुबह की पहली किरणें जब खिड़कियों के कांच से टकराकर अंदर आईं, तो माहौल बदला हुआ था। रात भर की गहमा गहमी में अस्पताल के कर्मचारियों के चेहरों पर एक अनजाना खौफ और मरीजों की आंखों में एक नई उम्मीद भर दी थी। आईसीयू के बाहर अनन्या बैठी थी। उसने अपनी सादी सूती साड़ी के पल्लू से चेहरा पोंछा। उसकी वर्दी भले ही वहां नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक किसी भी सितारे से ज्यादा तेज थी। तभी एएसपी राजेश भागते हुए आए। मैडम, बाहर विधायक सूरज भान के समर्थक जमा हो गए हैं। वे डॉक्टर खन्ना की रिहाई की मांग कर रहे हैं और अस्पताल का गेट जाम कर दिया है। शहर के कुछ बड़े रसूखदार लोगों के फोन भी आ रहे हैं। दबाव बहुत ज्यादा है। अनन्या धीरे से खड़ी हुई। उसने आईसीयू के शीशे से अंदर झांका, जहां काकी की पोती अब शांति से सो रही थी। मशीनों की बीप अब उसकी धड़कनों की सलामती की गवाही दे रही थी। अनन्या ने राजेश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राजेश, जब अन्याय रसूख का चोला ओढ़ ले तो कानून को अपनी तलवार तेज कर लेनी चाहिए। गेट खोलो, मैं खुद उनसे बात करूंगी। अस्पताल के बाहर का नज़ारा तनावपूर्ण था। 100 से ज्यादा लोग नारेबाजी कर रहे थे। विधायक सूरज भान अपनी सफेद एसयूवी की छत पर चढ़ा हुआ था। जैसे ही अनन्या बाहर निकली, शोर और बढ़ गया। एसपी साहिबा, एक सम्मानित डॉक्टर को मुजरिमों की तरह ले जाना आपको महंगा पड़ेगा। सूरज भान चिल्लाया। यह जिला हमारे इशारे पर चलता है। डॉक्टर खन्ना हमारे भाई जैसे हैं। अनन्या भीड़ को चीरती हुई ठीक विधायक की गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई। सन्नाटा छा गया। अनन्या ने अपनी आवाज को ऊंचा नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज की पैनापन हवा को चीर रहा था। विधायक जी, जिला आपके इशारे पर नहीं, संविधान के पन्नों पर चलता है। जिस डॉक्टर को आप अपना भाई कह रहे हैं, उसने कल रात एक तड़पते हुए बच्चे को सिर्फ इसलिए बाहर फेंकने का आदेश दिया क्योंकि उसके पास रिश्वत के पैसे नहीं थे। अगर यही आपका सुशासन है तो मुझे गर्व है कि मैं इस सुशासन की दुश्मन हूं। सबूत क्या है तुम्हारे पास? विधायक ने दांत पीसते हुए पूछा। सबूत ये अस्पताल की दीवारें हैं। वे मरीज हैं जिन्हें आपने लूटने के लिए डॉक्टर खन्ना जैसे गिद्ध पाल रखे हैं। और सबसे बड़ा सबूत वो रिकॉर्ड्स हैं जो आपके अवैध गोदामों से मिलने वाले हैं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सूरज भान का चेहरा पीला पड़ गया।
उसने तुरंत अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करना चाहा, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया। देर हो चुकी है विधायक जी, जब आप यहाँ भाषण दे रहे थे, मेरी एक टीम आपके उस फार्मेसी वेयरहाउस पर ऑपरेशन धर्म शुरू कर चुकी है, जहाँ सरकारी दवाइयों का अवैध स्टॉक छिपा है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रसूख की दीवार में दरार पड़ने लगी थी। तभी एएसपी राजेश के वायरलेस पर मैसेज आया। छापेमारी सफल रही थी। लाखों की सरकारी दवाइयां और एक काली डायरी बरामद हुई थी, जिसमें विधायक और डॉक्टर खन्ना के बीच हुए हर काले सौदे का हिसाब था। अनन्या ने विधायक की ओर देखा। अब आप रिहाई की मांग नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जमानत की चिंता करेंगे। राजेश, विधायक जी को भी उसी गाड़ी में बिठाओ जहां डॉक्टर खन्ना इंतजार कर रहे हैं। अगले कुछ घंटों में शहर ने एक नया इतिहास देखा। जिस वर्दी को रसूखदार अपनी जागीर समझते थे, आज उसी वर्दी ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े किले को ढहा दिया था। डॉक्टर खन्ना और विधायक सूरज भान को जब हथकड़ी पहनाकर कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो वही जनता जो कल तक डर के मारे सिर झुकाए रहती थी, आज तालियां बजा रही थी। शाम को अनन्या फिर से उसी साधारण नीले सूट में अस्पताल के जनरल वार्ड में गई। काकी की पोती अब पूरी तरह होश में थी। उसने अनन्या की उंगली पकड़ी और धीरे से मुस्कुराई। काकी ने अनन्या के हाथ चूम लिए और रोते हुए कहा, बेटी, तू अफसर नहीं, फरिश्ता है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने खिड़की से डूबते सूरज को देखा। उसे अपनी बहन ललिता की शादी की याद आई। उसे वो अपमान याद आया जो उसने एक आम औरत बनकर सहा था। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि ये वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक कसम है। उसने वायरलेस उठाया और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक आखिरी संदेश दिया, याद रहे, हमारी वर्दी की असली चमक महलों में नहीं, बल्कि उस आखिरी पंक्ति में खड़े गरीब की आंखों में दिखने वाले इंसाफ के सुकून में है। जब तक एक भी बेकसूर की सिसकी गूंजेगी, ये वर्दी चैन से नहीं बैठेगी। अस्पताल की वो रात बीत चुकी थी, लेकिन इंसाफ का सूरज अब इस शहर की हर अंधेरी गली को रोशन करने के लिए तैयार था।